Those who protect the nature protect them. हमें केवल मनुष्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट करना चाहिए। माइंडफुल कंजम्पशन की जो बात कही वही मिशन लाइफ है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। जब हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया तो इतनी जल्दबाजी में बनाया कि ना तो हमने उसमें फॉरेस्ट की डेफिनेशन करी, और इसलिए 12/12/1996 का जो जजमेंट गोदावरी में आया, उन्होंने कह दिया डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट। पर जब एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात माननीय सभापति जी हम करते हैं तो दो तरह की विचारधाराएं आती हैं, एक है कैटेस्ट्रोफिक और एक है टेक्नो ऑप्टिमिस्ट। हमें इन दोनों के बीच में से रास्ता निकालना होगा। हमें हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, उन तक जीवन की बुनियादी सुविधाओं को जो नहीं पहुंचाया गया है, जो हमारा नैतिक दायित्व है, वो पहुंचाने की संकल्पना हमको करनी है। कई बार ये कहा जाता है कि हम देश की सुरक्षा के लिए, तो देश का हमारा उत्तर का हिस्सा है, जो पूरा देश का जो मेन फॉरेस्ट है वो तो पूरा लैंडलॉक एरिया, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हमारा मध्य प्रदेश हो, तो वो तो फॉरेस्ट पूरी तरीके से यूज़ हो ही रहा है, वो तो पूरा प्रोटेक्ट हो ही रहा है। लेकिन वहाँ जो इंटीरियर सेक्टर में रहने वाला हमारा जो ट्राइबल है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसको कितनी जगह दे रहे हैं? केवल 5 हेक्टर। तो क्या उसके गांव में जहाँ उसका हैबिटेट है, जहाँ पर सड़क जा रही है, जहाँ पर रेलवे लाइन जा रही है, क्या हम 0.10 हेक्टर भी उसके लिए नहीं छोड़ेंगे कि उसके बच्चे स्कूल चले जाएं? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये दोनों अलग अलग एक्ट हैं, और इसलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो हमारे जनजाति समाज के और फॉरेस्ट ड्वेलर के राइट है, वो पूरी तरीके से इसमें सुरक्षित रखा गया है। प्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, ताकि लोकल लोगों को अपना गांव, जंगल, जमीन को छोड़ने ना पड़े, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, सबसे अंतिम वक्ता रमीला बहन ने अपने विषय की समाप्ति करते हुए कहा, प्रकृति रक्षिता रक्षता है। Those who protect the nature protect them। और जब शुरुआत करी तब हमारे पहले वक्ता प्रशांत नंदा जी ने फॉरेस्ट को ईश्वर की तरह कहा। माननीय सभापति महोदय, इस देश का जो विजडम है वो उपनिषद में आता है, और ईशोपनिषद में कहा भी गया है, ईशावास्यम इदम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजिक्ता माँ कस्य स्विदादनम। इस संसार में बनी हुई सभी चीज़ें उसके प्रकाश की है, वो भिन्न नहीं है, वो एक है। लेकिन हम उसका उपभोग किस तरीके से करते हैं, उसका ऑनर बन के नहीं, उसके साथ रहने के कंसेप्ट को करके हम उपभोग करते हैं, तब हम आगे चलते हैं। दुनिया भर में जितनी भी पर्यावरण की वार्ताएं चलती हैं, और जो पर्यावरण का ट्रिपल क्राइसिस हम देखते हैं, पहला दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, दूसरा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और तीसरा बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। इन तीनों के पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो वेस्ट का एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल है, जिसमें उनको लगता है कि दुनिया केवल और केवल मनुष्य के लिए। बाद में वेस्ट में मूवमेंट चला जिसको बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट कहा गया, कि हमें केवल मनुष्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट करना चाहिए। और बाद में 1960 में नॉर्वे के अर्ने नेस वगैरह ने एक नई फिलॉसफी करी, जिसको उन्होंने कहा डीप इकोलॉजिकल कंसेप्ट, जिसको वेस्ट ने 1960 में डीप इकोलॉजिकल कंसेप्ट कहा। वो कंसेप्ट भारत में सदियों से चल रहा था, जो हमारे उपनिषद के विजडम में है, और हमारे मंत्रालय का मोटो है, प्रकृति रक्षिता रक्षिता। और यही कारण है कि दुनिया भर में जब पर्यावरण की वार्ता चली और ग्लासगो में भारत ने पंचामृत की घोषणा करी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को मिशन दिया, सस्टेनेबल कंजम्पशन, नॉट माइंडलेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, माइंडफुल कंजम्पशन की जो बात कही वही मिशन लाइफ है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। पर जब एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात माननीय सभापति जी हम करते हैं तो दो तरह की विचारधाराएं आती हैं, एक है कैटेस्ट्रोफिक और एक है टेक्नो ऑप्टिमिस्ट। हमें इन दोनों के बीच में से रास्ता निकालना होगा। हमें
हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, उन तक जीवन की बुनियादी सुविधाओं को जो नहीं पहुंचाया गया है, जो हमारा नैतिक दायित्व है, वो पहुंचाने की संकल्पना हमको करनी है। हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं उन पर जो दबाव बढ़ रहा है, उसका दबाव बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कई विषयों में एक नया कंसेप्शन खड़ा कर दिया। माननीय सभापति जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रायर टू द जजमेंट of Honorable Supreme Court dated 12 December 1996 in the matter of T.N. Godavarman, the provision of the said act were applied to the notified forest land and not to revenue forest areas. And non-forestry use in the revenue forest area was allowed through permission granted by the government and various authorities. Subsequent to the said judgment, the provision of the Act were applied in recorded forest areas, including such recorded forests which had already been put to various types of non-forestry use, thereby restraining the authorities from undertaking any change in the land use and allowing any applicability of the Act in the plantation raised in private and government forest lands. This situation resulted in misinterpretation of the provision of the Act with respect of their applicability, especially in recorded forest land, private forest land, plantation, etc. Therefore, it is considered necessary to prescribe the extent of applicability and non-applicability of the Act in various types of lands. और इसलिए नंदा जी, हमने केवल फॉरेस्ट क्लियरेंस को नहीं कहा, किसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और किसको फॉरेस्ट्री एक्टिव माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो हमारे प्राइवेट फॉरेस्ट में जो हम प्लांटेशन को एनकरेज करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई पेड़ लग गया और फिर आपको पता लगेगा कि जंगलात वाले उसको काटने ही नहीं देंगे, तो आप पेड़ क्यों लगाओगे? आपको लगेगा ये पेड़ को, ये आपकी अपनी ऑनरशिप है, अपनी प्रॉपर्टी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को प्रोत्साहन करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इस देश में सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में पेड़ लगाने का, बढ़ाने का, लेकिन वो फॉरेस्ट लैंड जो लगा रहा है वो उसकी ऑनरशिप है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप, गवर्नमेंट की ऑनरशिप है। इस पूरे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ना तो देश में किसी भी प्रकार के नेशनल पार्क, किसी भी प्रकार के रिजर्व फॉरेस्ट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 50 साल के जो टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम हुआ है, उसमें हमें इस बात पे गर्व है कि अब हमारे देश के जो टाइगर रिजर्व हैं, जो NTCA के अंतर्गत आते हैं, वो उनकी संख्या बढ़कर के 53 हो गई। हमारे जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है। देश का 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया केवल उनके लिए हमने रिजर्व किया है। इतना ही नहीं, हमारे फॉरेस्ट के जितने भी प्रकार हैं, चाहे हमारा फॉरेस्ट हिमालय के क्षेत्र में आता हो, चाहे हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देश के बीच में आता हो, ये जितने भी क्षेत्र प्रकार के फॉरेस्ट हैं, इसके साथ ही साथ हमने तो 3600 किलोमीटर का डेजर्ट फॉरेस्ट भी रिजर्व किया है, क्योंकि हम हर प्रकार की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि हम देश की सुरक्षा के लिए, तो देश का हमारा उत्तर का हिस्सा है, जो पूरा देश का जो मेन फॉरेस्ट है, वो तो पूरा लैंडलॉक एरिया, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हमारा मध्य प्रदेश हो, तो वो तो फॉरेस्ट पूरी तरीके से यूज़ हो ही रहा है, वो तो पूरा प्रोटेक्ट हो ही रहा है। लेकिन वहाँ जो इंटीरियर सेक्टर में रहने वाला हमारा जो ट्राइबल है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसको कितनी जगह दे रहे हैं? केवल 5 हेक्टर। तो क्या उसके गांव में जहाँ उसका हैबिटेट है, जहाँ पर सड़क जा रही है, जहाँ पर रेलवे लाइन जा रही है, क्या हम 0.10 हेक्टर भी उसके लिए नहीं छोड़ेंगे कि उसके बच्चे स्कूल चले जाएं, उसके घर में पानी की पाइप चली जाए? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि 5 हेक्टर ज़मीन में उस गांव में पानी की टंकी बन जाए, उस गांव में डिस्पेंसरी बन जाए? ये जो जब हम उसको, ये जीवन स्तर का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है
कि सबका साथ और सबका विकास का अर्थ दिल्ली का भी उतना ही विकास और इंटीरियर फॉरेस्ट में बसे हुए ट्राइबल हैबिटेट का भी उतना ही विकास, यही सबका साथ और सबका विकास मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा विषय माननीय सुशील मोदी जी ने उठाया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी विषय कहा, जिसको मैंने कहा। एस निरंजन रेड्डी ने अपने विषय में ये कहा कि हम कोई फ्लड गेट, हम किसी प्रकार का कोई फ्लड गेट ओपन नहीं कर रहे। लेकिन समस्या कहाँ आती, जब हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया तो इतनी जल्दबाजी में बनाया कि ना तो हमने उसमें फॉरेस्ट की डेफिनेशन करी, और इसलिए 12/12/1996 का जो जजमेंट गोदावरी में आया, उन्होंने कह दिया डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ अ फॉरेस्ट। तो उससे पहले जहाँ पे रेवेन्यू एरिया में कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बन गई थी, मान लीजिए कोई लड़कियों का स्कूल बन गया था, उड़ीसा में कोई लड़कियों का स्कूल बन गया, पहले वो रेवेन्यू रिकॉर्ड था, बट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है। आज बच्चों के स्कूल में हम बाथरूम भी नहीं बना सकते। तो इस प्रकार की तो संकल्पनाओं में हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए क्लियरिटी करनी जरूरी होगी कि किसको हम फॉरेस्ट में मानेंगे, किसको हम नॉन फॉरेस्ट में मानेंगे, किस एक्टिविटी को हम फॉरेस्ट्री एक्टिविटी नहीं मानेंगे। तो इसको क्लैरिफिकेशन करने का काम, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनका जो उद्देश्य है फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना, फॉरेस्ट का संवर्धन करना, फॉरेस्ट को आगे बढ़ाना, उसको करने की दृष्टि से हम लोग इस बिल में इन विषयों को लेकर के आए हैं। विकास और संरक्षण के बारे में हमारे कामाख्या प्रसाद तासा जी ने जो विषय रखा और उन्होंने ये बात करी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में टाइगर की संख्या बढ़ी है। हम लॉयन के कंजर्वेशन को लेकर के काम कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऑफिसर सारी परिस्थितियों में बहुत धैर्य के साथ, एक इंटरनेशनल ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, धीरज के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा आपकी शुभकामनाएं रहें ताकि वो अपनी मेहनत में सफल हो सके। दुनिया में पहला प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो दुनिया भर में जो ये 7 बिग कैट कहलाती हैं, 7 बिग कैट में से 5 भारत में मिलती हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है और अब चीता है। ये 5 भारत में हैं, 2 लैटिन अमेरिका देशों में है, जगुआर है और प्यूमा है। दुनिया के 97 देशों में ये पाए जाते हैं। लेकिन ये वहीं पर इनका हैबिटेट रहता है जो सबसे प्योरेस्ट एरिया होता है, जहाँ पर उनका प्रे से लेकर सारा एरिया, उनका हैबिटेट सुरक्षित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है, जो दुनिया में बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने का अपने आप में एक यूनिक अलायंस है। और मुझे बताते हुए खुशी है, 97 में से आज 17 से ज़्यादा देश तो तुरंत सदस्य बन गए हैं, 12 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य बन गए हैं, दुनिया के और भी देश बन रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हम इन सारे जो हमारा फॉरेस्ट एरिया, उसका जो इकोसिस्टम है, उसका प्रिजर्वेशन है, उसको किस प्रकार से कंजर्व किया जाए, आपस में नॉलेज शेयरिंग किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, प्रोटेक्शन के मेजर्स किया जाए, इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने जब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम हम लेकर के आए, तो वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम का जो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा उद्देश्य यही है कि देश के वनों का केवल संरक्षण, क्वालिटेटिव भी हमारा इंक्रीज, उसका स्वरूप बढ़े। और इसलिए हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 साल में हम सर्वे करते हैं। डेंस फॉरेस्ट, मीडियम फॉरेस्ट और नॉर्मल फॉरेस्ट, उसकी बायोडाइवर्सिटी को किया जाता है। हमारे थम्बीदुरई जी इसके नाम को लेकर कह रहे थे, वैसे तो नाम वन संरक्षण अधिनियम है। और थम्बीदुरई जी, आप वन पतरूपम मातरम मोक्कवाड़ू भी आप यू कैन से, नो प्रॉब्लम। और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में आए, हमारे सभी भारतीय भाषाओं के सभी भारतीय भाषाओं में आए। और हम तो ये चाहते हैं कि देश को कॉलोनियल नामों से मुक्ति मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन सब का उपयोग करें। और हमारी तो क्लासिक लैंग्वेज है, हम तो उसका बहुत सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अभी जो नई पार्लियामेंट में संकुल की स्थापना करी है, ये पता है कि हम देश की उन संरक्षण, उन परंपराओं, उन मूल्यों को पूरी तरीके से स्थापित करते हैं। इसलिए मैं थम्बीदुरई जी की भावना का पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ। आई फुली गिव ए रेस्पेक्ट to encourage more and more our all language, our classical language, Tamil and all languages that is there. Apart from that,
यहाँ पर जो हमारे सिक्किम के हमारे एमपी चले गए हिशे लिंगचापा, उन्होंने कुछ विषय उठाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने सेक्शन 2(1) ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट गिव कॉमन पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एन एरिया एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो दर्ज करने का कार्य है किसी भी फॉरेस्ट को, वो अभी भी राज्य सरकारों का है। इसको पूरी तरीके से क्लियर करना कि वन भूमि को रिकॉर्ड करने का काम केवल और केवल राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का उसमें किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। उसी बात किस प्रकार की भूमियों पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगेगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसको हमने पूरी तरीके से सम्मान देते हुए समाहित करने का प्रयास किया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट ये दोनों अलग अलग एक्ट हैं, और इसलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो हमारे जनजाति समाज के और फॉरेस्ट ड्वेलर के राइट है वो पूरी तरीके से इसमें सुरक्षित रखा गया है। मैं पुनः सदन के सामने दोहरा जाता हूं, उसमें कहीं भी किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, उनके राइट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और उसके साथ ही साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास होगा उससे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास होगा। विजय साई रेड्डी ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कही है, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी की बात कही है, और वन संरक्षण समिति जो जेसीएम का मॉडल है, जेसीएम का मॉडल देश के कई भागों में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है। और जो माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसके लिए जो हमारे जनजाति समाज के लोग जो जाते हैं उनको पूरी तरीके से हमारा वन विभाग पूरा सहयोग देता है, चाहे मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का हो, चाहे बी कलेक्शन का हो, चाहे बाकी विषय उड़ीसा वगैरह में हमारे आयुर्वेद आयुष वगैरह राज्य सरकारें भी इसको लेकर के काम कर रही हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वन उपज के साथ साथ वो प्राइवेट क्षेत्र में भी अपने जंगल को उगाने का काम कर सकें, उसका लाभ ले सके। इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं ताकि लोकल लोगों को अपना गांव जंगल ज़मीन को छोड़ने ना पड़े, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इकोलॉजिकल एरिया के बैलेंस की बात कहिए, और थम्बीदुराई जी ने अपने विषय में ये भी कहा कि कई जगह मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। हमने पिछली बार फरवरी में भी गाइडलाइन निकाली है, वापस से हमने गाइडलाइन निकाल के समय समय पे निर्देश दिए हैं, और हम ये चाहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। और इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं उसमें अभी जैसे पैंच का जो हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर है वो दुनिया में अपने आप में एग्जाम्पल है कि भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से बना रहा है कि वो फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे WII ने देश की रेलवे लाइन पे विशेष रूप से उड़ीसा में हमने 100 स्थान चिन्हित करे ताकि वहाँ पर उनका जो मूवमेंट है और पैसेज है उसको हम किस प्रकार से दे सकें। अभी कुछ दिनों पहले माननीय गडकरी जी ने घोषणा करी थी कि राजस्थान के सिरिस्का में हम एक एलिवेटेड कॉरिडोर को इसी प्रकार से लेकर के जा रहे हैं जो उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब ना करे। तो हम फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत इस प्रकार से काम कर रहा है कि हमारा फॉरेस्ट भी डिस्टर्ब ना हो और कनेक्टिविटी और कनेक्शन भी ये बहुत तेज़ी से बढ़े। GK वासन साहब ने अपने जो 3 इश्यूज जो उन्होंने रेस करे, फर्स्ट उन्होंने कहा हाउ द चेंज इन द नेम ऑफ बिल इज गिविंग टू इम्पोर्टेंस टू द कंजर्वेशन। मैं कहना चाहूँगा कि हमने इस बिल के स्कोप को बढ़ाने का काम किया है, और स्कोप का जो बढ़ाना है दैट्स अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, where India wants to achieve its NDC and we want to achieve the NDCC through more and more plantation. And the second issue raised by you, the zoo and safari, and also extension will how can it will be provide and it will be benefit the life of the local person. I want to say that the intention in this bill to declare the zoo and ecotourism is a non-forestry activity, that we want to we want to create an atmosphere where the local people income will generate and they will participate in more and more ecotourism activity. They have their traditional knowledge about this all wild animals and all these things. So if zoo and safari is near to their villages and all these things, then definitely that will be helpful for them. अभी हमारे किरण रिजिजू जी यहाँ बैठे हैं। हमारे पाके का जो है सबसे सुंदर फॉरेस्ट है। मॉर्निंग में कभी आप पाके में जाओगे, इतनी बर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे जो लोगों को नहीं पता, लेकिन लोकल हमारे जो विलेजर्स हैं वो हर एक बर्ड को जानते हैं। हमारे तो स्टेट बर्ड भी है,
हॉर्नबिल सब एमपी लोग को एक बार टूर में ले जाने से अच्छा सबको ले जाने से अच्छा रहेगा। बट ये जितना नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसमें इको टूरिज्म को बढ़ने का विषय है, वो है। तीसरा जो विषय वासन साहब ने रेज करा है, वो उन्होंने कहा है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो एरिया है, वहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, भारत सरकार को ये जो हमने इसमें जो पावर करी है, वो पावर इसीलिए करी है ताकि भारत सरकार समय समय पे गाइडलाइन इशू कर सके, और जब गाइडलाइन इशू करेंगे तो उसमें कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन भी शामिल है और इसका समुचित समावेश इस बिल के अंतर्गत किया गया है। जहाँ तक कैंपा के पैसे का विषय है, इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो, इसको हम बनाने और बढ़ाने में लगे हुए हैं। माननीय सभापति जी, इस चर्चा में अजय प्रताप जी, रमीला बहन ने और हमारे दिनेश नावड़िया जी ने भी भाग लिया और उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। और सभी सदस्यों की जो मंशा है कि सभी सदस्यों की जो मंशा है कि इस बिल के माध्यम से हमारे देश का जो फॉरेस्ट एरिया है उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के साथ ही साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा। हम एक संतुलित विकास के साथ चलेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के अनुरूप है, और उसके साथ ही साथ देश के सभी क्षेत्रों में सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की भावना के अनुरूप है। इतना कहते हुए मैं पुनः सदन से आग्रह करना चाहूँगा कि इस बिल को पारित करें। और धन्यवाद। जहाँ तक इसका विषय है, अभी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि देश का फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, और मैं आपको राज्यों के हिसाब से वो फॉरेस्ट का एरिया भेज दूँगा।